ननद और भाभी की कहानी। ननद भाभी को बचाया। प्रिया सुबह से ही घर की सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश, प्रिया कहाँ हो? चाय चाहिए थी। प्रिया जी बस अभी आई। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया, आज तो आपकी छुट्टी है। आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धो कर पूजा भी कर ली। रमेश ने कहा, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ, मार्केट से क्या लाना है? प्रिया ने कहा, अभी माजी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया ने फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुंच गई। जाते हैं उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। सुधा जी, बहुत नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी। यह रमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रेशमी के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रेशमी को जगाने गई। प्रिया, उठो दीदी, अब तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। रमेश, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। लड़के को पहले से जानता था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा, सुधा जी, बहुत तुम्हें लड़का कैसे लगा? प्रिया बोली, माँ जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अब ठीक से बात कर लीजिएगा, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? सुधा जी बोली, बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया बोली, चलिए माँ जी, वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी, अपनी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। रमेश ने बोला, हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। प्रिया बोली, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछे? पिताजी बोले, हाँ बेटा, पूछिए। प्रिया, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। पिता बोले, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रिया ने बोला, जी, हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। रमेश, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? सुधा जी ने बोला, बहू, ये क्या कह रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। पिताजी ने बोला, यह क्या मजाक है? भला आज के ज़माने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं? प्रिया ने बोला, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अंकल जी, क्या चाहिए आपको? रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। रमेश ने, ये क्या बकवास कर रही हो? प्रिया ने बोला, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात मानो तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आती हैं। सुधा जी रमेश से इसे चुप कराने के लिए कहती हैं, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी।
रमेश ने उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। बेटा, हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। जी, रमेश बोले, जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। रमेश ने बोला, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे उससे गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। सुधा जी बोली, शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अकल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुधा जी बोली, बेटा क्या बात है, लड़के वाले ने फिर कोई डिमांड रख दी। रमेश ने कहा, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया है, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रिया बोली, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इन मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों को हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सब ने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही है। रमेश ने कहा, जी वो आज डिलीवरी नहीं हो पाई है, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। रमेश ने कहा, अंकल जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। पिता ने बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रिया सामने आई। प्रिया अंकल जी की गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। प्रिया ने कहा, नहीं अब यह शादी नहीं होगी। रमेश ने कहा, प्रिया तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्जाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी ननंद को बचा लिया। ननंद और भाभी की लड़ाई। अमित और कविता भाई बहन थे। कविता दूसरी कहानी। कविता बड़ी थी, अमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई अमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपये चाहिए। कविता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। कविता ऑफिस से एडवांस मांगकर अमित को पैसे देती है। इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम तक एक घर में काम करती थी और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित ने घर आकर कविता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर कविता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी।
एक सहेली की गलतफहमी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपये जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कविता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। कविता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अमित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूम में पाकर कविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें कविता शुरू से ही पसंद नहीं था। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है या तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो। अमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अब जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वह अमित को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन कविता कहीं गई थी। अकेले में अलका ने अमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बन बैठी रहे? यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मैं दीदी के बारे में कुछ कहा तो वो जो चाहेगी वही होगा। तुम्हें पता, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि अमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। बहू की घर वापसी। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी काफ़ी दिनों में मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब अमित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गए? वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझा कर शांत करा देती है। कृष्ण जी और वृंदावन की। इधर कविता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी कविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीतने पर अमित कविता को ढूंढने निकल गया। यह कविता को ढूंढता रहा, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ कविता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज़ सुनकर अमित चौंक गया। कविता को देखकर वह रोने लगा। तब कविता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वह पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमित से पूछा तो अमित कविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वह जाकर उसी याददाश्त वापस आ जाएगी। अमित ने कविता को चलने के लिए कहा, वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया था कि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं था, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अमित रोने लगा और कविता से बोला, दीदी अगर आप
घर नहीं चलेगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमित से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अमित मान गया और कविता को लेकर घर आ गया। कविता को देखकर अलका सहम गई, वह रोने लगी और उसने अमित और कविता से माफ़ी मांगी। कविता के कहने पर अमित ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।